कालावच्छेदेन घटादो गुणस्य प्रलयावच्छेदेन गगनादो संयोगस्य सामान्याभावो वर्तते तथा धूमवत्यपि विदहो दहनस्य इह पर्वते नितम्बे हुतासनः न शिखरिति प्रतीतेः संयोगेन तदभ्यस्यापि अव्याप्यवृत्तित्वात्। अब जो है नवीन आ गए। अभी तक दो पक्ष चल रहा था, सांप्रदायिक और यत्तु। ठीक है, तो सांप्रदायिक ने कहा कि द्रव्य में संयोग सामान्य भाव के रहने के प्रमाण नहीं है ना, और यत्तु ने कहा कि द्रव्य में संयोग सामान्य भाव रहता है। इसलिए एक का कहना था वृक्ष कभी संयोग यत्र वृक्षत्वाद, यहाँ पर अव्यावधि वारण करने के लिए असमानाधिकरणांतम, और यत्तु ने कहा ठीक है। तो उस पर काफ़ी बड़ी चर्चा हुई। अब नवीन आकर कहते हैं उन दोनों के बीच में कि देखो ये सब बहुत बड़ा विषय नहीं, असमानाधिकरणांत नहीं देंगे तो कई जगह दोष होगा, है ना। संयोगवान अथवा कभी संयोगवान इतना ही नहीं, गुणवान द्रव्यत्वात् ऐसा स्थल बनाएंगे वहाँ पर भी अव्याप्ति होगी। ये सारी जो झंझट है ना, ये अव्याप्यवृत्ति होने के कारण है। तो संयोग क्योंकि अव्याप्यवृत्ति है, इसलिए संयोग के अधिकरण में संयोग का भाव मिल जाता है। इसलिए हेतु का अधिकरण में साध्य का भाव मिलने से अव्याप्ति होती है। उसके लिए हम असमानाधिकरणांत विषय देते हैं प्रतियोगी वही अधिकरण। ठीक, तो उनका कहना है गुण को ही आप साध्य बनाओगे तो भी अव्याप्ति होगी। तारिस अव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगी वही अधिकरण विषय देना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने ऐसे कई स्थल बनाया। तो पहला स्थल दिया गुणवान द्रव्यत्वात्। ठीक, ये तो हो गया, ये तो हो गया द्रव्यत्व, ये तो अधिकरण हो गया घटपटादि। उसमें हमने अभाव ले लिया उत्पत्ति कालावच्छेदेन घटादि में गुणो नास्ति। उत्पत्ति कालावच्छेदेन जो द्रव्यत्व का अधिकरण जो घट है उसमें उत्पत्ति कालावच्छेदेन गुण का अभाव मिल जाएगा। गुणाभाव है सुलभ है ना। संयोगाभाव की आप बात कर रहे हो, कभी संयोगाभाव की आप बात कर रहे हो, गुण सामान्य भाव ही मिल जाएगा। संयोग सामान्य भाव तो दूर की बात है, समझ में आई बात। तो गुण सामान्य मिल गया तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हो गया, अव्याप्ति हो गई। उस अव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगी समानाधिकरण विषय देना चाहिए। ठीक है, तो जो गुणाभाव है वो प्रतियोगी समानाधिकरण है। उसी घट में स्थिति कालावच्छेदन गुण है, उत्पत्ति कालावच्छेदन गुण का अभाव है, इसलिए वो गुणाभाव प्रतियोगी समानाधिकरण है, तो लक्षण घटक नहीं होगा। द्रव्यत्व का अधिकरण द्रव्य में कोई अन्य अभाव लेंगे, अभावीय प्रतियोगिता का अनवच्छेद साध्यता अवच्छेद हो जाएगा तो दोष नहीं होगा। समझ में आया। और संयोगी द्रव्यत्वाद यहाँ पर भी अव्याप्ति होगी। संयोगी द्रव्यत्वाद कैसे होगी अव्याप्ति? तो ये तो हो गया, ये तो अधिकरण ले लिया गगन। उस गगन में प्रलयावच्छेदेन संयोगो नास्ति, ये संयोग सामान्य मिल जाएगा। प्रलयावच्छेदेन, गगन तो नित्य है, सभी काल में है, तो प्रलय काल में भी गगन है। तो प्रलय कालावच्छेदेन गगन में कोई भी संयोग, क्योंकि प्रलय मतलब महाप्रलय है, तो महाप्रलय में कोई भी जन्य भाव की सत्ता नहीं होती। महाप्रलय में कोई भी जन्य भाव, यावत् जन्य भाव ध्वंसः महाप्रलयः सर्वभाव कार्य ध्वंसः। तो प्रलयावच्छेदन गगन में कोई भी संयोग नहीं रहता। तो संयोग सामान्य भाव मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो साध्य भाव मिल गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हो जाएगा, तो यहीं पर अव्याप्ति होगी। उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए असमानाधिकरणांतम प्रतियोगी अधिकरण विषय देना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं केवल गुण और संयोग की बात नहीं, पर्वतो वन्यमान धूमात यहीं पर अव्याप्ति हो जाएगी। जो प्रसिद्ध उदाहरण है, द्रव्य को आप साध्य बनाएंगे तो भी अव्याप्ति होगी। वन्य तो द्रव्य है, तो कैसे होगी अव्याप्ति? तो हेतु का अधिकरण जो पर्वत है, उस पर्वत में शिखरावच्छेदन बंदी का भाव मिल जाएगा। यह पर्वत है नितंबे उतासरो न शिखरे, इस प्रतीति के बल पर शिखरावच्छेदन पर्वत में बंदी का भाव मिल जाता है। तो बंदी सामान्य भाव मिल गया, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद हो जाएगा तो अव्याप्ति होगी। तारिस अव्याप्ति को वारण करने के लिए प्रतियोगी वही अधिकरण विषय देना चाहिए। समझ में आई बात? और दो स्थल में देने वाले हैं आगे, समयो घटवान एतत् कालत्वात्। ठीक है, काल को लेकर के समय काल एतत् घटवान
तत्कालत्वात् एतत् कालत्वात्। तो एतत् कालत्व का अधिकरण जो एतत् काल है उसमें घट तो रहता है, किंतु उसी काल में घट कपालावच्छेदन है। तो जिस काल में घट कपालावच्छेदन है उसी काल में घट तंतुवच्छेदन नहीं है। है ना, जब काल में वस्तु रहता है तो किंचित अवच्छेदन रहेगा, अन्य अवच्छेदन उसी काल में वस्तु का वर्तमान काल में घट भी है, घट का अभाव भी है, दोनों एक ही काल में। तो किंचित कपालावच्छेदन घट है और तंतुआदि अवच्छेदन घट का अभाव है। तो घटाभाव मिल गया, काल तत्कालत्वादिगण तत्काल में तंतुआदि अवच्छेदन घट का अभाव मिल जाएगा। तो साध्याभाव लक्षण घटक होने से अव्याप्ति होगी। तो उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए असमानाधिकरणांत विशेषण देना चाहिए। तो यहाँ काल को अधिकरण बनाया और देश को अवच्छेदक बनाया। काल वृत्तायाम देश से अवच्छेदकत्वम, और दूसरा देश का को अधिकरण बना करके काल को अवच्छेदक बनाएंगे। कपालम घटवत घटध्वंसात। ठीक, तो घटध्वंस का अधिकरण जो कौन है? घटध्वंस का अधिकरण कपाल है। घटध्वंस कपाल में रहता है। तो घटध्वंस का अधिकरण जो कपाल है उसमें हम घटाभाव ले लेंगे। तो कपाल में घटाभाव कैसे मिलेगा? कपाल में घट रहता है, तो कपाल में घट के रहने पर भी ध्वंस कालावच्छेदन है ना, स्थिति कालावच्छेदन घट कपाल में रहेगा, किंतु उसी कपाल में ध्वंस कालावच्छेदन घट का अभाव रह जाएगा। तो भिन्न कालावच्छेदन उसी अधिकरण में जहाँ घट है उसी अधिकरण में काल भेदावच्छेदन प्रतियोगी का अभाव मिल जाता है। तो मिल गया घटाभाव, तो फिर अव्याप्ति होगी, प्रतियोगिता अवच्छेदक साधिता अवच्छेदक हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके लिए हमको तथा च तत्त साध्यक, ये सब स्थल हैं, यानी गुण साध्यक स्थल गुणवान द्रव्यत्वात्, संयोग साध्यक स्थल संयोगी द्रव्यत्वात्, वन्य साध्यक स्थल वन्यमान धूमात्। और दोनों बाकी दोनों घट साध्यक है। एक में काल को हमने पक्ष बनाया समय पक्ष घट साध्यक, समय घटवान एतत् कालत्वात्। और दूसरे में हमने बनाया कपाल को पक्ष बनाया, कपालम घटवत घटध्वंसात्। तो इत्यादि स्थलों में अव्याप्ति होगी। तथा तत्व साध्य का व्याप्ति वारणाय तत् असमानाधिकरणांतम, ऐसा द्वितीयकार ने बताया। समझ में आया? और उसको विस्तार से अब चर्चा जगदीश करेंगी। घटपदोवृत्तस्य प्रतिदंडम पणिसामानाधिकरणस्य व प्रतिदिमं भिन्नत्वेपि दंडत्वं दुमत्वम तत्सम नवीनास्तु उत्पत्ति कालावच्छेदन घटादो गुणस्य। हाँ, तो उत्पत्ति कालावच्छेदन घटादो गुणस्य सामान्य भाव वर्तते, वहाँ अन्वय करना है ना। उत्पत्ति काला गुणवान द्रव्य तो यहाँ पर अव्याप्ति दे रहे हैं। तो उत्पत्ति कालावच्छेदन घटादो गुणस्य, गुण का ही सामान्य भाव मिल जाएगा। संयोग सामान्य भाव की बात क्यों आप इसमें विवाद कर रहे हो? गुण सामान्य भाव भी मिलेगा, तो संयोग सामान्य भाव तो मिलना ही मिलना है। तो उत्पत्ति कालावच्छेदन घटादो गुणस्य सामान्य भाव वर्तते। ये संयोगी द्रव्यत्वाद के लिए उन्होंने कहा प्रलयावच्छेदन गगन में संयोग सामान्य भाव वर्तते। तथा धूमवत्यपि विदहो दहनस्य, धूम के अधिकरण में भी पर्वत में भी वन्य का सामान्य भाव मिलता है। यह पदवते नितंबे उदासनो न शिखते इति प्रतीतेः संयोगेन द्रव्यस्यापि अव्याप्य प्रतीतिः। हाँ, कहेंगे द्रव्य तो कैसे रहेगा? जिस अधिकरण में द्रव्य उस अधिकरण में द्रव्य का अभाव तो नहीं मिलेगा। तो कहेंगे प्रतीति है, यह पर्वते नितंबे उदासनो न शिखरे। इस प्रतीति के बल पर यह सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य भी यदि संयोग संबंध से रहता होगा तो वह अव्याप्य वृत्ति हो जाता है। संयोगेन द्रव्यस्यापि अव्याप्य वृत्तित्वात्। फिर संयोग न अव्याप्य वृत्ति है, द्रव्य कैसे अव्याप्य वृत्ति है? तो वृत्ति है अव्याप्य वृत्तित्व। वृत्तिमतो व्याप्य वृत्तित्वस्य अत्यंतम असंभावितत्वात्। हाँ, वृत्ति है मतलब संबंधस्य, संबंध जब अव्याप्य वृत्ति है, संयोग जब अव्याप्य वृत्ति है, तो जो संबंधी है उसकी व्याप्य वृत्तिता अत्यंत असंभावित है। अतः संयोग अव्याप्य वृत्ति होने के कारण संयोग संबंध से रहने वाला जो बंदी है वो भी अव्याप्य वृत्ति है। अतः बंदी के अधिकरण में, संयोग संबंध से बंदी के अधिकरण में संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वन्य भाव मिल जाएगा। एवं प्रतियोगी मतोः अपि कालदेशयोः देशकालभेदावच्छेदन तदभावः। एवं प्रतियोगी मतोः अपि देशकालयोः, प्रतियोगी मत जो देश और काल है, प्रतियोगी मत देश में काल भेदावच्छेदन और प्रतियोगी मत जो काल उसमें देश भेदावच्छेदन तदभावः, प्रतियोगी का अभाव मिल जाता है। जो प्रतियोगी मत देश है ना, प्रतियोगी मत देश हो गया कपाल, उसमें काल वेदावच्छेदन घट का अभाव मिल जाएगा। घटवत जो कपाल है उसी कपाल में भिन्न कालावच्छेदन घट का अभाव मिल जाएगा। और जो प्रतियोगिमत जो काल है घटवान जो काल है वर्तमान काल, उसी काल में भिन्न देशावच्छेदन घट का अभाव मिल जाता है।
तथा च तत्तत् साध्य का व्याप्ति वारणा है तो इन सब स्थलों में सब जगह पर क्या मिल गया कि हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव मिल गया। तो इन सब स्थल में इन सब इस प्रकार के अन्य कई स्थलों में अव्याप्ति होगी। तो तत्त साध्य स्थल में अव्याप्ति वारण करने के लिए तत् असमानाधिकरणांतम, ये नवीन का कहना हुआ। जागतिस्मै गुणस्य इति सामान्याभाव इति पदेन अन्वयः। ठीक है, समझ में आया। गुण से सामान्य भाव वर्तते। ननु आद्यक्षणे घटे गुणो नास्ति इति प्रत्यक्षम असंभवी सन्निकर्षाद्य भावा। अब वो स्थलांतरानुधावन के बीच बताएंगे धीरे धीरे एक एक करके। 5 स्थल की चर्चा की है ना, तो कुछ न कुछ निमित्त बताना चाहिए। तो प्रथम स्थल में जब गुणवान द्रव्यत्वाद में अव्याप्ति हो रही थी, फिर उन्होंने संयोगी द्रव्यत्वाद में अव्याप्ति का प्रदर्शन किया है। तो दूसरे स्थल में क्यों गए? तो प्रथम स्थल में कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि हमने प्रथम स्थल में कैसे दोष दिया है, कैसे अव्याप्ति हुई? है ना, उत्पत्ति काल अवच्छेद न द्रव्य में गुण का अभाव मिल जाएगा। ठीक है, ये कहा था। तो कोई प्रश्न उठाएगा उत्पत्ति काल में घाट में गुण का अभाव है, ये तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान नहीं सकते। तो क्या प्रमाण है कि वहाँ पर गुण सामान्य अभाव है? ठीक, कहेगा प्रतीति हमारा प्रमाण है, हमारी परंपरा है कि उत्पत्ति काले है ना द्रव्यम निर्गुणम भवति, ये प्रतीति प्रमाण है। तो कहेंगे वो प्रतीति में को हम प्रमाण स्वीकार नहीं करते। ऐसा कोई प्रश्न करे, इसलिए कहा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे साल में दोष दे देंगे। ठीक। ननु आद्यक्षणे घटे गुणो नास्ति इति प्रत्यक्षम असंभवी हाँ, सन्निकर्षाद्य भावा। उसमें सन्निकर्ष नहीं है। उत्पत्ति कालावच्छेद घाट में चक्षु का सन्निकर्ष संभव है? नहीं है, वो निर्गुण है। सन्निकर्ष होगा तो फिर वही गुण तो रह गया ना, सन्निकर्ष भी तो गुण ही है। सन्निकर्ष संयोग न है, सन्निकर्ष होगा तो संयोग होगा, तो सन्निकर्ष रहेगा तो गुणी हो गया, सगुण हो गया, निर्गुण होगा ही नहीं। समझ में आई बात? प्रथम क्षणे घटादो गुणो नास्ति इति व्यवहारादिकं इसी यही व्यवहार बोले, प्रत्येक क्षणे घटे गुणो नास्ति, इसी व्यवहार से हम मान लेंगे तो उसका प्रामाण्य संदिग्ध है। अतः स्थलांतरमः है ना। प्रलयवच्छेदने। हाँ, तो पूर्व पक्षी तो कह सकता है उसका संदिग्ध प्रामाण्य संदिग्ध है, इसलिए इसमें मान लो कोई प्रश्न उठा सकता है, इसलिए वो स्थलांतर में चले गए। कहाँ पर? हम संयोगी द्रव्यत्वात्। तो द्रव्यत्वादिगण जो काल है, जो गगन है, द्रव्यत्वादिगण जो गगन है, उसमें प्रलयावच्छेद है ना, संयोग सामान्य भाव मिल जाएगा। प्रलयावच्छेदेन इति तदानीं जन्यभावसत्त्वे प्रलय एव व्याहन्येत इति भावः। हाँ, कहेंगे क्या प्रमाण है कि वहाँ प्रलय में तो तुमने देखा नहीं, है ना, प्रलय में तो तुम हो नहीं, तो वहाँ संयोग सामान्य भाव कैसे सिद्ध करोगे? तो कहा वो प्रलय है, इसी से सिद्ध हो जाता है ना। प्रलय का अर्थ होता है जहाँ पर कोई भी जन्य भाव न रहे, वही प्रलय। प्रलय मतलब महाप्रलय को लेना है। अतः यदि वहाँ यदि कोई संयोग रहेगा, जन्य भाव पदार्थ रह जाएगा, उसका प्रलय तो ही वो प्रलय ही नहीं है। अतः इतना मानना चाहिए कि प्रलय में कोई जन्य भाव नहीं रहेगा, तो उसमें संयोग सामान्य भाव मिल जाएगा। ननु महाप्रलयमानाभावात् तदवच्छेदेनेति अयुक्तम अतः तथा इति। तो फिर इसको छोड़कर तीसरे में क्यों चले गए? तो क्या महाप्रलय मानाभावात्, महाप्रलय होता है, इसमें कोई प्रमाण है ही नहीं। सृष्टि अनवरत चलती रहती है, तो कोई महाप्रलय होता? महाप्रलय मतलब ऐसा प्रलय जिसके अनंतर दूसरी सृष्टि न हो, उसको महाप्रलय कहेंगे। बीच में जो भी प्रलय होते हैं वो सब खंड प्रलय हैं। महाप्रलय में सारे भाव का ध्वंस हो जाएगा, मतलब सारे अदृष्ट भी ध्वंस हो जाएंगे। तो जब कोई अदृष्ट रहेगा नहीं तो फिर पुनः उत्पत्ति नहीं होगी। ननु उक्त प्रतीति बदवत्तवृत्ति हुतासनावच्छेदकत्वाभावं स्वीकरे। आप कहेंगे देखो अब इन्होंने क्या किया कि यह पर्वते नितम्य उदासनो न शिखरे, इस प्रतीति के बल पर पर्वत में शिखरावच्छेदन वन्य भाव की सिद्धि की, इसलिए वन्य भाव मिल गया तो अव्याप्ति हुई। अब कोई कहता है कि वो जो प्रतीति है, यह पर्वते नितम्य उदासनो न शिखरे, जो प्रतीति है, यह प्रतीति पर्वत में वन्य भाव का अवगाहन करती ही नहीं है, आपको भ्रांति है। उस प्रतीति का अर्थ ही दूसरा है। उस प्रतीति का क्या अर्थ है? तो उक्त प्रतीति पर्वत वृत्ति हुतासनावच्छेदकत्वा भावम शिखरे अवगाहते। ठीक है, पर्वत वृत्ति जो हुतासन मतलब पर्वत में आग है, तार से पर्वत वृत्ति जो हुतासन है उसकी अवच्छेदकता शिखर में नहीं है,
तो शिखर में अवच्छेदकत्व भाव का अवगान करती हो प्रतीति, पर्वत में बन्य भाव का अवगान नहीं करती। ठीक, अतः तार से प्रतीति के बल पर आप पर्वत में बन्य भाव की सिद्धि नहीं कर सकते। वो तो पर्वत में बन्य यही सिद्ध करता है, पर्वत वृत्ति जो बन्नी उदासन तदवच्छेदकता शिखर में नहीं है, तो अवच्छेदकत्व भाव का अवगान करती है, बन्य भाव का अवगान नहीं करती। अथवा शिखरावच्छिन्न पदवत वृत्तित्वाभावं वा हुतासन, अथवा उदासन में शिखरावच्छिन्न जो पर्वत तद्वृत्तित्व भाव उदासन में अवगान करती हो प्रतीति, न तो पर्वते बन्य भाव, पर्वत में बन्य भाव का अवगान नहीं करती है। हुतासनाभावं, अतः तार से प्रतीति के बल पर आप पर्वत में बन्य भाव की सिद्धि नहीं कर सकते। इस प्रकार की आशंका किसी ने की। ननु उक्त प्रतीतिः पदवत्तवृत्ति हुतासनावच्छेदकत्वाभावं शिखरे शिखरावच्छिन्न पदवत्तवृत्तित्वाभावं वा हुतासने अवगाहते, न तो पदवते हुतासनाभावमिति यदि ब्रूयात्, न तो पर्वते हुतासनाभावम, पर्वते हुतासनाभावम न अवगाहते, अर्थात उस प्रतीति के बल पर पर्वत में बन्य भाव की सिद्धि, तो पर्वत में बन्य भाव है ही नहीं, तो अव्याप्ति होगी नहीं, तो सारा कथन आपका व्यर्थ है। यदि कथन ब्रूयात् का कोई बात नहीं, तुम्हारी बात, अब वो एक तो उपाय कि उसको खंडन करने जाओ, तुम्हारी बात नहीं है, दूसरा रास्ता बना लिया। दूसरे उपाय से हमने सिद्ध किया कि देखो कि वृत्ति है अव्याप्य वृत्तित्व, वृत्तिमतः व्याप्य वृत्तित्व से अत्यंतम असंभावितत्वाच्च, संबंध जो संयोग है वो तो अव्याप्य वृत्ति है, वो प्रश्नकर्ता भी मानता है, तो जब वो संबंध अव्याप्य वृत्ति होगा तो संबंधी भी अव्याप्य वृत्ति ही होगा। तो वन्य पर्वत में वन्य का संयोग जब अव्याप्य वृत्ति है तो वन्य भी, अब वन्य का संयोग तो शिखरावच्छेदन नहीं रहेगा। यत्र यत् संबंधा भाव तत्र तेन संबंधेन तत्संबंधे भाव, अर्थात तेन संबंधेन तद्भाव। ठीक, वो बताएंगे वहाँ पर हम। वृत्तेः संबंधस्य वृत्तिमतः संबंधवतः, वृत्ति है माने संबंधस्य, है ना, वृत्तिमतः संबंधवतः। तथा च यः यदवच्छेदेन यदीय यत्संबन्धः भाववान्, यः यदवच्छेदेन यदीय यत्संबन्धः भाववान् सः तदवच्छेदेन तस्य तत्संबन्धावच्छिन्नः भाववान्, सः तदवच्छेदेन तस्य तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाववान्, ये व्याप्ति बनेगी। ठीक है, जैसे यह से हो गया पर्वतः, यदवच्छेदेन शिखरावच्छेदेन यस्य यदीय संबंधः भावान्, वन्नीय संयोग संबंधः भावान् सः पर्वतः शिखरावच्छेदेन तस्य वन्येः संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान्। पर्वत में शिखरावच्छेदन वन्य संयोग का अभाव होने के कारण उसी पर्वत में शिखरावच्छेदन संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता वन्य भाव की सिद्धि हो जाएगी। अतः आप उस प्रतीति को माने या न माने, शिखरावच्छेदन पर्वत में वन्य भाव की सिद्धि होगी, ऐसा उन्होंने उपस्थापन किया, किंतु वो मानेगा नहीं उसको भी। इस व्याप्ति को भी कहेगा इस व्याप्ति में कोई प्रमाण अप्रयोजकत्व है, अनुकूल तर्क नहीं है, अन्यथा। हाँ, शिखरावच्छेदेन संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य भाव सिद्धिति भावः। ठीक है, ऐसे व्याप्ति के बल पर शिखरावच्छेदन पर्वत में वन्य भाव की सिद्धि हो जाएगी, तो उसका ये आशय हो गया मूल ग्रंथ का। किंतु अब उस पर प्रश्न उठाएंगे। ननु उक्त व्याप्तो अप्रयोजकत्वम्। हाँ, वो जो व्याप्ति है, कौन व्याप्ति? यह यदवच्छेदेन यत्संबंधः भावान् सः तस्य, ये जो व्याप्ति है उस व्याप्ति में अप्रयोजकत्व है, अनुकूल तर्क नहीं है। अन्यथा तुल्य न्यायेन यो यदीय यत्संबंधवा स तत्संबंधं तद्वान् इति व्याप्त्या। अब कहीं वो देखो, आपने क्या सिद्ध किया? यह यदवच्छेदेन यत्संबंधः भावान् सह तदवच्छेदेन तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावान्, ये आप मान रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ यह यत्संबंधवान् सह तेन संबंधेन तद्वान्, तुल्य न्याय है। समझ में आया? यदि आपकी बात सही है तो हमारी बात भी, यदि यह यत्संबंधः भावान् सह तेन संबंधेन तद्भावान्, है ना, यह यत्संबंधः भावान् सह तेन संबंधेन तद्भावान्, इस व्याप्ति को आप स्वीकार करेंगे तो इसका अर्थ हुआ यह यत्संबंधवान् सह तेन संबंधेन तद्वान्, ये भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ठीक तो है। तो क्या यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो बदरवान कुंडः,
बदरवान कुंड, इस प्रकार के प्रतीति होने की आपत्ति आपत्ति आएगी, क्योंकि बदर का संयोग कुंड में है कि नहीं, संयोग तो दोनों में है, कुंड का संयोग बदर में है और बदर का संयोग कुंड में है। तो यह यत संबंधवान कुंड बदर संयोगवान, तो बदर संयोगवान जो कुंड होगा उसको संयोग संबंध है ना कुंडवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदरम कुंड संबंधवत् बदरम कुंड संबंधवत, अतः अतः संयोग संबंध है ना कुंडवत स्यात्। समझ आया? तो बदर में कुंडवत्ता बुद्धि होने लगे, है ना कुंडवत्ता बुद्धि, संयोग संबंध है ना कुंडवत्ता बुद्धि भी प्रमा होने लगे, जो कि होती नहीं है। अतः आपकी जो व्याप्ति है उसमें अनुकूल तर्क नहीं है। तो तार से व्याप्ति के बल पर भी आप पर्वत में शिखरावच्छेदन बंधे भाव की सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसा कोई कह रहा है। अन्यथा तुल्य न्यायेन यो यदीय यत् संबंधवान स तत्संबंधेन तद्वान इति व्याप्त्यापि कुंड्यादि संयोगिनः बदरादेः संयोगेन कुंडादिमत्वापत्तेः इति उक्तौ आह एवमिति। हाँ, ऐसा आपको ही कहा, तो इसका मतलब हुआ वन्यमान धूमात्म में व्याप्ति देना भी फलित नहीं हुआ, इसलिए वो आगे चल दिए, कोई बात नहीं, और भी स्थल है हमारे पास। एवं प्रतियोगिमत्वदपि कालदेशयो देशकालभेदः प्रतियोगिमत्वरपि कालदेशयो देशकाल भेदावच्छेदेन, प्रतियोगिमतः कालस्य देश भेदावच्छेदेन, प्रतियोगिमतः देशस्य काल भेदावच्छेदेन तद्भावः। ठीक, एवमिति भेदः विशेषः। प्रति देश भेदावच्छेदेन देश विशेषावच्छेदेन, प्रत्येक में जो काल है उसमें देश विशेषावच्छेदेन, अन्य देश, देश में अन्य देश है ना, प्रतियोगी अधिकरण देश, प्रत्येक में जो देश है उसमें काल भेदावच्छेदेन अन्य काल, प्रतियोगी नदीकरण जो कालावच्छेदेन प्रतियोगी वस्तु का अभाव मिल जाता है। घटवत्यपि काले इदानीं तन्तौ न घट इति प्रतीत्या तन्तुवच्छेदेन एतत् काले घटाभावः। इदानीं घटे प्रतीति प्रमा है, इदानीं घट है प्रतीति होती है, किंतु इदानीं तन्तौ न घटः ये भी प्रतीति प्रमा है। जब इदानीं घट है प्रतीति प्रमा है, जब काल में घट है तो फिर इदानीं तन्तौ न घट प्रतीति कैसे होगी? तो कहेंगे काल में घट के रहने पर भी, वर्तमान काल में घट के रहने पर भी, वर्तमान काल में घट कपालावच्छेदेन रहता है, तंतुवच्छेदेन, तो प्रतियोगी नदीकरण देशावच्छेदेन देश विशेषावच्छेदेन प्रतियोगिमत काल में भी उसका अभाव मिल जाएगा। अतः कौन से स्थल में दोष होगा? समय घटवान एतत् कालत्वात्, यहाँ पर एतत् कालत्वात् इकड़ जो एतत् काल में उसमें तंतुवच्छेदेन घट का अभाव मिल जाएगा, तो वहाँ पर अव्याप्ति होगी। ठीक, घटवत्यपि काले इदानीं तन्तौ न घट इति प्रतीत्या तन्तुवच्छेदेन एतत् काले घटाभावः। हाँ। घटवत्यपि कपाले घटनासदशायाम् इदानीम् इह कपाले न घट इत्यादि अनुभवात् तत्कालावच्छेदेन कपाले घटस्य सामान्यभावः सिद्ध्यति। ठीक है, वहाँ काल को अवच्छेद बना रहे हैं। घटवत्य भी कपाले, कपाल घटवत है, किंतु उसी कपाल में घटनाशावच्छेदेन घटध्वंस कालावच्छेदेन इदानीम् इह कपाले न घट, इदानीम् इह कपाले न घटः, इदानीं है न वर्तमान काले एतत् काले इह कपाले अस्मिन् कपाले ध्वंस कालावच्छेदेन है न, इदानीं मतलब ध्वंस कालावच्छेदेन अस्मिन् कपाले घटो नास्ति, ये प्रतीति होती है। अतः कौन से स्थल लेंगे? कपालम घटवद घटध्वंसात्, तो घटध्वंस का अधिकरण जो कपाल है उसमें घट का अभाव मिल जाएगा, ध्वंस कालावच्छेदेन, तो वहाँ पर अव्याप्ति होगी। ठीक है, तो प्रत्येक में जो देश हुआ घटवान जो कपाल हुआ उसमें ध्वंस कालावच्छेदेन है ना, देश काल विशेषावच्छेदेन प्रत्येक नदीकरण कालावच्छेदेन घट का अभाव मिल गया। अब प्रत्येक में जो काल है घटकाल उसमें प्रत्येक नदीकरण जो देश है देश विशेष जो तंतु तदवच्छेदन घट का अभाव मिल जाएगा, तो अव्याप्ति होगी। ठीक, न च इदानीं तन्तुषु न घट इत्यादि प्रतीतेः एतत् कालावच्छेदेन तन्तुषु एव घटाभावो विषयः। अब किसी ने एक प्रश्न बनाया, आपने दो बात कही, प्रत्येक में जो देश है उसमें काल वेदावच्छेदेन, मतलब देश वृत्तता में काल अवच्छेदक होता है, और काल वृत्तता में कोई वस्तु काल में रह रहा है तो किंचित देशावच्छेदेन, तो काल वृत्तता में देश अवच्छेदक। अब कोई वस्तु देश में है कहीं पर तो वहाँ पर काल अवच्छेदक हो जाएगा, देश वृत्तता में काल अवच्छेदक होता है। जिसके उन्होंने उदाहरण दिया था इदानीम तंतु न घटः, तो अभी उसी की बात कर रहे हैं ना। तो इदानीम तंतु न घटे जो प्रतीति है इसमें कौन अधिकरण है, कौन अवच्छेदक है? काल अधिकरण है, देश अवच्छेदक है। काल अधिकरण है, वर्तमान काले तंतुवच्छेदेन घटाभावः, तो
तो देश को अवच्छेदक बनाया। तो उन्होंने कहा कि ये आप दो बातें जो कर रहे हैं ना, देश की अधिकरणता में काल अवच्छेदक और काल की अधिकरणता में देश अवच्छेदक, तो ऐसा मत कहिए। केवल एक ही हम मानते हैं कि काल की हमें अवच्छेदकता बनेगी। वस्तु का आप अधिकरण बनाइए देश को, और देश वृत्तता में काल को अवच्छेदक बनाइए। देशस्य अवच्छेदकत्वे माना भाव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इदानीम तंतुषु न घट का अर्थ क्या होगा? वो अभी तक हम करते थे वर्तमान काले तंतोवच्छेदन घटा भाव। अब उसका अर्थ करना पड़ेगा तंतौ वर्तमान कालावच्छेदन घटा भाव। ऐसा अर्थ करो, तंतौ वर्तमान कालावच्छेदन घटा भाव। तो अधिकरण बनाया किसको? घटा भाव का अधिकरण बनाया तंतु को, और काल को हमने बनाया अवच्छेदक। तो काल को ही अवच्छेदक बनाने से सब जगह प्रतीति का निर्वाह हो जाएगा। तो देश को अवच्छेदक बनाने में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न उठा रहा है। न च इदानीं तंतुषु न घट इत्यादि प्रतीतेः एतत् कालावच्छेदेन तंतुषु एव घटाभावः। एतत् कालावच्छेदेन, काल को अवच्छेदक बनाया, तंतु में ही घटा भावः, ऐसा उस प्रतीति का अर्थ है, विषय। न तो तंतुवच्छेदेन एतत् काले तथा इति भावः। हाँ, जैसा हम मानते थे कि तंतुवच्छेदेन वर्तमान काल में घट का अभाव है, काल को हमने अधिकरण बनाया और तंतु को अवच्छेदक बनाया, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता, देश की अवच्छेदकता में कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा किसी ने प्रश्न उठाया। तंतुषु घटाभावस्य व्याप्यवृत्तितया एतत् कालस्य तदवच्छेदकत्वावगाहने उक्त प्रतीतेः प्रथमत्वापाता। तो कहेंगे आपकी बात तो ठीक है, लाघव हो जाता है, मतलब काल की केवल अवच्छेदकता मानी जाए, देश को अवच्छेदकता माना जाए। तो कहेंगे लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब वो प्रतीति क्या है? इदानीम तंतुषु न घटः। आप क्या करना चाहते हो इस प्रतीति का अर्थ? एतत् कालावच्छेदेन तंतु घटा भाव। समझ में आया? अब तंतु में जो घटा भाव रहता है उसमें आपने काल को अवच्छेदक बनाया, किंतु विचार करो तंतु में जो घटा भाव रहता है वो व्याप्यवृत्ति होता है। तंतु में घटा भाव पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तंतु में कभी भी घट नहीं आएगा। तीनों कालों में तंतु में सर्वथा तंतु में घट का भाव रहता है। तो घटा भाव जो तंतु में रहता है वो व्याप्यवृत्ति है। तो जो व्याप्यवृत्ति होता है वो निर्वच्छिन्न होकर के रहता है, किंचित अवच्छेदन नहीं रहता। तो वहाँ काल को अवच्छेदक नहीं बना सकते। तो काल को अवच्छेदक बनाने वाली प्रतीति आप मानोगे तो प्रतीति भ्रम हो जाएगी। समझ में आया? जहाँ अवच्छेदकता होती नहीं है वहाँ अवच्छेदकता को अवगान करने वाली जो प्रतीति है वो प्रतीति भ्रम हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ, तंतुषु घटाभावस्य व्याप्यवृत्तितया, हाँ, तंतु में जो घटा भाव है वो व्याप्यवृत्ति होने के कारण एतत् कालस्य तदवच्छेदकत्वावगाहने, एतत् काल में अब तदवच्छेदकता है नहीं, उसका यदि अवगाहन होगा उक्त प्रतीतेः प्रथमत्वापाता। ठीक है, वही प्रतीति भ्रम हो जाएगी। तदभाव होती तत्प्रकारकम ज्ञानम। न च तथापि एतत् कालवृत्ति घटाभाव एव तंतुषु भासतां तस्य वाच्यम्। वो फिर भी आग्रह कर रहा है कि देश को तो अवच्छेदक नहीं बनाना चाहिए। ठीक, तो देश को अवच्छेदक नहीं बनाएंगे तो उस प्रतीति का अर्थ क्या लेंगे? तो कहेंगे एतत् कालवृत्ति घटाभावः तंतुषु वर्तते, ऐसा करेंगे। इदानीम तंतुषु न घट का अर्थ करेंगे एतत् कालवृत्ति घटाभावः, एतत् कालवृत्ति घटाभाव तंतुषु वर्तते, इतना ही कहेंगे। वहाँ कोई अवच्छेदक मानना ही नहीं, ऐसा मान लो। देश को क्यों अवच्छेदक बनाते हैं? तो ऐसा फिर उसने एक प्रस्ताव रखा। कालस्य प्रतीतिकुत्सौ अग्रहेपि तादृश प्रतीतेः तंतुवच्छेदेन समये घटाभावावगाहितस्य अनुभव सिद्धत्वात् इति भावः। कहेंगे हमारा अनुभव प्रमाण है ना, देश की आवश्यकता में हमारा अनुभव प्रमाण है। अब आपने क्या कहा? इदानीम तंतुषु न घट का अर्थ किया एतत् कालवृत्ति घटाभावः तंतुषु वर्तते। तो तंतु में घटाभाव तो रख रहे हैं, किंतु केवल घटाभाव को नहीं रख रहे हैं, एतत् कालवृत्ति घटाभाव को रख रहे हैं। तो उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा? एतत् कालवृत्ति घट। तो काल भी प्रतियोगी कुछ में प्रविष्ट हुआ नहीं हुआ? किंतु हमने जो प्रतीति की है इदानीम तंतुषु न घटः, हम काल को प्रतियोगी कुक्षी में प्रविष्ट नहीं कराना चाहते हैं। तो जिस समय काल प्रतियोगी कुक्षी में प्रविष्ट नहीं हो रहा है उस समय पर भी इदानीम तंतुषु न घटे प्रतीति होती है। तार से प्रतीति तभी सिद्ध होगी जब हम तंतु को अवच्छेदक बनाएंगे। अतः देश को अवच्छेदक बनाने में कोई बाधा नहीं है। कालस्य प्रतीकुत्सौ अग्रहेपि तादृश प्रतीतेः तंतुवच्छेदेन समये घटाभावावगाहितस्य अनुभवसिद्धत्वात् इति भावः। ठीक, तो कुल मिलाकर बात क्या हुई कि जो प्रतियोगी में जो काल है उसमें देश भेदावच्छेदन प्रतियोगी का अभाव मिल जाता है,
और प्रत्येक में जो देश है उसमें काल वेदावच्छेदेन प्रत्येक का अभाव मिल जाता है, अतः तत्त साध्य के स्थलों में अव्याप्ति होगी। उन्होंने अव्याप्ति को वारण करने के लिए असमानाधिकरणांतम तथा च गुणवत्त संयोगवद्वात् द्रव्यत्वात् है ना, गुणवान द्रव्यत्वात् संयोगवान द्रव्यत्वात्, परिमाण दोना हाँ समय घटवान एतत्कालत्वात् हाँ कपालम घटवत् घटध्वंसात् हाँ। इत्यादि अव्याप्ति वारणा इत्यर्थः। इन सब स्थल में अव्याप्ति होगी, उन सब का अव्याप्ति वारण तत्त साध्य का व्याप्ति वारण आया जो लिखा है मूल में, है ना। तदिति असमानाधिकरणांतम हाँ, इत्यर्थः। तत्त साध्य का व्याप्ति वारण आया, तत् वहाँ से तत् शुरू हुआ था। यत्तु इदम संयोगी द्रव्यत्वाद इत्यत्र अव्याप्ति वारण आया तत्, ठीक। तो बीच में खत्म, वो प्रसंग चलते चलते उसी प्रसंग में आकर यहाँ पर जुड़ गया। तथा तत्त साध्य का नवीनास्तु तत्त साध्य का व्याप्ति वारण आया तत्, ठीक। नोपादेयञ्च सर्वथैव व्याप्यवृत्ति साध्यके। हाँ, नोपादेयञ्च सर्वथैव व्याप्यवृत्ति साध्यके, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति।